हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वन क्लासेस में। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड एग्जामिनेशन में पूछे गए हिंदी के 100 प्रश्न। हिंदी के इसमें कितने इंक्लूड हैं? 100 प्रश्न। 100 प्रश्नों के सलूशन को, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यह पार्ट 2 है और पार्ट 2 में क्या क्या था? हिंदी था, उसके बाद संस्कृत था, उसके बाद इंग्लिश, एसएसटी और मैथ साइंस। ये पार्ट 2 में इतना सब्जेक्ट में से आपको कोई एक करना था, मतलब जो भी पेपर दे रहे हैं तुमको एक करना था। तो मैं इस वीडियो में अभी पार्ट 2 हिंदी के बारे में बात करूँगा और एक मैंने ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 में पूछा गया था जीएस। तो जीएस का मैं सलूशन ऑलरेडी करवा रखा है, जो कि मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं कि जीएस के कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा वो पीएनपी के द्वारा जारी रिवाइज्ड मतलब ऑफिशियल आंसर की से मैच्ड है, तो आप आंसर की विश्वसनीयता पर कोई शक ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, वीडियो का पहला प्रश्न और पूरे पेपर का 51वां प्रश्न। और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी जान सके कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस हिसाब से मुझे अपनी तैयारी करना चाहिए, तो उनको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विदेशी, मतलब हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं 51 नंबर, मीन्स वीडियो का पहला और प्रश्न का 51वां क्वेश्चन कि विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है। आपको ये पूछा था कि पुर्तगाली भाषा का कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है आपके, पहला बिस्कुट, दूसरा साइकिल, तीसरा तौलिया और चौथा पादरी। तो ये जो ऑप्शन मतलब पहला, तीसरा और चौथा है, ये तीनों पुर्तगाली भाषा के हैं और ऑप्शन जो दूसरा है वो पुर्तगाली भाषा का नहीं है। तो इस प्रकार 51 का सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। तो ये किस भाषा का है? साइकिल। आप जान रहे होंगे साइकिल किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का शब्द है। ठीक है, उम्मीद है आपको मतलब क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इंग्लिश जो है वो मतलब साइकिल जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। इसमें कहा पूछा गया है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन से पहला, कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। चौथा ऑप्शन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53। इसमें पूछा गया था कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन है। यह कथन किसका है ये आपको बताना था। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 और इसमें पूछा गया है कि 54 में देखते हैं कि शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं। ऑप्शन है, पहला निम्बारकाचार्य, दूसरा विष्णु स्वामी, तीसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य और चौथा ऑप्शन है मध्वाचार्य। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है, पीएनपी ने इसमें 2 आंसर को सही माना है। पहला मतलब कौन कौन से 2 आंसर को सही माना है? ऑप्शन सेकेंड और थर्ड, मतलब ये दोनों ऑप्शन को पीएनपी ने अपने आंसर की में सही माना था। इसमें से कोई जो दूसरा और तीसरा में से टिक किया गया था उसको नंबर दिया गया था। तो इस प्रकार 54 का 2 प्रश्न हो जाएगा, मतलब 2 उत्तर सही हो जाएगा। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य थे विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। इसमें पूछा गया था कि
अष्ट छाप की स्थापना कब हुई थी? तो जो ऑप्शन है आपके 1565, दूसरा ऑप्शन है 1550, तीसरा ऑप्शन है 1516, चौथा ऑप्शन है 1560। तो अष्ट छाप की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1565 में। इस प्रकार 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। 56 में कहा गया कि य र ल व को कहते हैं। ऑप्शन से पहला अंतस्थ व्यंजन, दूसरा स्पर्श व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, चौथा ऑप्शन है अघोष व्यंजन। तो य र ल व सभी जानते हैं कि कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो इस प्रकार 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। इसमें पूछा गया था कि कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। ये तो सिंपल सा, बहुत सिंपल है। आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि है अनुस्वार और विसर्ग, दूसरा ऑप्शन है ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर, तीसरा ऑप्शन है अनुनासिक एवं निरनुनासिक, और चौथा ऑप्शन है प्लुत और विसर्ग। तो अयोगवाह आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं वर्ड, अंग, अहर, अहा, यही दो अयोगवाह होते हैं। ठीक है, यहाँ अहा रहेगा। तो इस प्रकार जो तब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 57 का, पहला अनुस्वार और विसर्ग सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। 57 तक हो गया। प्रश्न संख्या 58। अब इसमें पूछा गया है कि 58 में सप्तर्षि में कौन सी संधि है सप्त अर्षि में। तो पहला ऑप्शन क्या है, वृद्धि संधि, दूसरा है एड़ संधि, तीसरा है गुण संधि और चौथा ऑप्शन है अयादि संधि। तो सप्तर्षि में सिंपल गुण संधि है। तो इस प्रकार 58 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, ये भी संधि से संबंधित था, 59 प्रश्न संख्या 59। इसमें पूछा गया था सदा प्लस एव बराबर सदैव में कौन सी संधि है। तो यहाँ दो गुंडी आप देख रहे हैं, तो जब दो गुंडी होता है तो उसमें वृद्धि संधि होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा एड़ संधि, चौथा अयादि संधि। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन है संवेदना, संवेदना, दूसरा ऑप्शन है प्रार्थना, तीसरा ऑप्शन है प्रतिवेदन और चौथा ऑप्शन है आपका उपासना। तो इसमें पूछा गया स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिवेदन। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61। 61 में देख लेते हैं यही कि इसमें पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 61 में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इसमें नहीं बताना था आपको। ऑप्शन से पहला कामायनी, दूसरा ऑप्शन है आंसू, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है अनामिका। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अनामिका। ठीक है, अब अनामिका आप कहेंगे कि इसकी मतलब ये रचना किसकी है। तो जो रचना है वो निराला की रचना है। अनामिका किसकी रचना है, निराला की। ओके, ये भी जानते रहिए आप कि अगर जयशंकर प्रसाद की नहीं है तो है किसकी, तो अनामिका निराला की है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। 62 में पूछा गया था कि तुलसीदास खंडकाव्य के रचनाकार है। ये प्रश्न यूपी टेट 2019 में भी पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तुलसीदास खंडकाव्य के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है रघुवीर साय, दूसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है कबीर, चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन ही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63। 63 में पूछा गया है कि इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, दूसरा व्यक्तिवादिता, तीसरा यथार्थवादिता और चौथा चित्रात्मकता। तो जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यथार्थवादिता। यथार्थवादिता छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात के रचनाकार हैं। प्रश्न क्या है, संशय की एक रात के रचनाकार हैं। ऑप्शन से आपके पहला ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, दूसरा ऑप्शन है नरेश मेहता, तीसरा ऑप्शन है जगदीश गुप्त, चौथा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नरेश मेहता। संशय की एक रात के रचनाकार है नरेश मेहता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। इसमें पूछा गया था कि आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन हैं धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, तीसरा मोहन राकेश और चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश। तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 66 है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात कहावत का अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। इसमें पूछा गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। इसका पूरा लाइन है और ये तुलसीदास की पंक्ति है, ठीक है। लेकिन आप इसमें इस प्रश्न में ये नहीं पूछा कि किसकी पंक्ति है, इसमें पूछा गया कि पंक्ति में अलंकार है। पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो पंक्ति में जो अलंकार हैं ऑप्शन से पहले देख लीजिए। ऑप्शन से आपके कि पहला असंगति, दूसरा विभावना, तीसरा ऑप्शन है विशेषोक्ति और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो जो इस प्रश्न में अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर 2 विभावना। इसमें होता क्या है विभावना अलंकार कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होती है। मतलब जैसे यहाँ बिनु पग चले, मतलब यहाँ पग नहीं है, मतलब पैर नहीं है, फिर भी चलने की बात की जा रही है, मतलब चलने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की हो रहा है, तो इसीलिए इस पंक्ति में क्या है विभावना अलंकार है। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि चटिका का तद्भव है, मतलब चटिका का तद्भव क्या होता है। तो चटिका का ऑप्शन है चिड़िया, चींटी, चटक और चक्र। तो चटिका का जो तद्भव होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा चिड़िया ना। चटिका तत्सम हो जाएगा और चिड़िया हो जाएगा तद्भव शब्द। तो इस प्रकार ऑप्शन मतलब प्रश्न संख्या 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 69। इसमें पूछा गया है कि न्यून का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन है पहला न प्लस यून, दूसरा ऑप्शन है नी प्लस ऊन, तीसरा ऑप्शन है नी प्लस यून और चौथा ऑप्शन है न प्लस ऊन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नी प्लस ऊन। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब देखते हैं प्रश्न संख्या 70। इसमें पूछा गया कि चितवन की छाह के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई और दूसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, चौथा ऑप्शन है गुलाब राय। तो चितवन की छाह जो रचना है वो है विद्यानिवास मिश्र की। इस प्रकार 70 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 71। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है। मतलब सिद्धों की संख्या ऑप्शन है पहला 22, दूसरा 8, तीसरा ऑप्शन है 84 और चौथा ऑप्शन है 9। तो जो कुल सिद्धों की संख्या होती है वो होती है 84। इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 72। इसमें पूछा गया है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरल सुवृत भूषण बिनु न विरजाई कविता वनिता मित। यह पंक्ति किस रचनाकार की है। यहाँ भूषण वर्ब शब्द यूज किया गया है, इसलिए एक बार लगेगा कि ये भूषण की रचना हो सकती है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है तो इस प्रकार इसलिए कंफ्यूज नहीं होना था। तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है। ऑप्शन हैं जायसी, तुलसीदास, थर्ड घनानंद और चौथा ऑप्शन है केशवदास। तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केशवदास की पंक्तियां हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 73। 73 में पूछा गया कि नील देवी के रचनाकार कौन है। इसमें रचना बहुत पूछा गया था, तो नील देवी इस बार पूछा गया कि नील देवी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन पहला है श्रीधर पाठक, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है श्रीनिवास दास। तो नील देवी की रचनाकार कौन है, तो इसका जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, नील देवी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। इसमें पूछा गया है कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे, जो दुख से नहीं डरेंगे। पंक्ति किस रचनाकार द्वारा लिखित है। ऑप्शन हैं
पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है नरेश मेहता और चौथा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। तो यह पंक्तियां किसने लिखी है? यह पंक्तियां लिखी हैं, पहला ऑप्शन सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यह पंक्तियां लिखी गई हैं। इस प्रकार 74 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। इसमें पूछा गया है कि परती परिकथा के रचनाकार हैं। ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन रांगिया राघव, दूसरा नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु और चौथा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट। तो परती परिकथा के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 76 देख लेते हैं कि इसमें पूछा गया है कि जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन रहीमदास, दूसरा केशवदास, तीसरा ऑप्शन है जमाल और चौथा ऑप्शन है रश खान। तो जहांगीर जस चंद्रिका रचना मतलब कवि की रचना है, किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा केशवदास। 76 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा केशवदास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। इसमें पूछा गया है कि हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? मतलब रचना एकदम भर भर के पूछा गया था। ऑप्शन है नूर मोहम्मद, पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है शेख नबी, तीसरा ऑप्शन है कासिम शाह और चौथा ऑप्शन है उस्मान। तो हंस जवाहिर जो रचना है वो है कासिम शाह की। इस प्रकार 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कासिम शाह। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। 78 में पूछा गया है कि चित्रावली किस कवि की रचना है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन शेख नबी, दूसरा ऑप्शन उस्मान, तीसरा ऑप्शन है नूर मोहम्मद और चौथा ऑप्शन है कुतुबन। तो चित्रावली रचना है उस्मान की। इस प्रकार 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उस्मान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। इसमें पूछा गया था कि चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? ऑप्शन है, पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सेकंड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन थर्ड है नंद दुलारे वाजपेयी और ऑप्शन फोर्थ है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न संख्या 38 अब देखेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 80। इसमें पूछा गया था कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दीन मन आहा, व्योम सुंद सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। ऑप्शन हैं, पहला सोरठा, दूसरा ऑप्शन है दोहा, तीसरा है रोला और चौथा है चौपाई। तो प्रश्न संख्या 38 में छंद पूछा गया, तो इसमें क्या होगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोरठा। इसमें क्या होगा, सोरठा में होता क्या है कि पहला और मतलब तीसरी जो चरण होते हैं इसमें 11 मात्राएं होंगी और जो दूसरा और चौथा चरण होगा उसमें 13 मात्राएं होंगी। आप इसमें मात्राएं भी गिन सकते हैं अगर आपको गिनना आता हो तो। इस प्रकार मतलब 80 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सोरठा। अगला प्रश्न संख्या 81 में क्या पूछा गया है कि कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, पंक्तियां किस काव्य कृति से उद्धृत है, मतलब कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है साकेत, दूसरा है ऑप्शन है यशोधरा, तीसरा ऑप्शन है कामायनी, चौथा ऑप्शन है उर्वशी। तो कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, ये पंक्तियां ली गई हैं कामायनी से। ठीक है, तो इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कामायनी। आप अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। इसमें पूछा कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है। ऑप्शन है कामायनी, जिसकी रचना जयशंकर मतलब रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन सेकंड राम की शक्ति पूजा निराला, ऑप्शन थर्ड है साकेत मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन फोर्थ संशय की एक रात
नरेश मेहता। तो प्रश्न संख्या 42 है, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साकेत मैथिली चरण गुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। इसमें पूछा गया है कि 83 में रांगेय राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में है, मतलब इस जो पूरी रचना है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है। ऑप्शंस हैं देश की गुलामी पहला ऑप्शन है, दूसरा अध्यापकों की जीवन शैली, तीसरा ऑप्शन है जरायाम पेशा नटों की जिंदगी और चौथा ऑप्शन है किसानों की दशा। तो कब तक पुकारूं में जरायाम पेशा नटों की जिंदगी के बारे में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 83 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली रचना आपको बताना था। ऑप्शन से पहला है प्रणभंग, दूसरा ऑप्शन है हुंकार, तीसरा ऑप्शन है रेणुका और चौथा ऑप्शन है रश्मि रथ। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना जो थी वो थी प्रणभंग। इस प्रकार 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रणभंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। तो प्रश्न संख्या 85 का जो प्रश्न देखिए फिर उत्तर। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है। ऑप्शन हैं पहला नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है साहित्यकार और उसका परिवेश, तीसरा ऑप्शन है एक साहित्यिक की डायरी और चौथा ऑप्शन है नई कविता का आत्म संघर्ष। तो प्रश्न संख्या 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साहित्यकार और उसका परिवेश। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 86। इसमें पूछा गया है प्रश्न संख्या 86 में कि प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, मीन्स कौन सा टाइप है। पहला ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो प्रयागराज एक नाम है, मतलब एक स्थान का नाम है जैसा कि आप जानते हैं। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ भाव तो आ नहीं रहा है, जाति तो कोई है नहीं और द्रव्य भी नहीं है। तो इस प्रकार प्रयागराज व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 86 का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 87। इससे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अंतर्धान, अनाधिकार, थर्ड ऑप्शन है उज्ज्वल और चौथा ऑप्शन है प्रज्वलित। तो इसमें से अशुद्ध पूछा गया था, ध्यान से अशुद्ध पूछा गया था। तो अंतर्धान एकदम सही है, उज्ज्वल भी एकदम सही लिखा है, प्रज्वलित भी एकदम सही लिखा है। तो गलत कौन सा लिखा है, मीन्स जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर 2 अनाधिकार। ठीक है, ये गलत है, उत्तर है गलत लिखा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 87 हो गया। 88 में क्या पूछा गया है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही, मतलब एक सुमेलित नहीं है। तो उच्चारण स्थान से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है झ का उच्चारण तालु से, ऑप्शन 2 ख का उच्चारण कंठ से, ऑप्शन 3 ट का उच्चारण दंत से, ऑप्शन 4 प का उच्चारण ओष्ठ से। तो कौन सा नहीं है, झ का उच्चारण तालु से एकदम सही है, ख का उच्चारण कंठ से भी सही है, ट का उच्चारण दंत से नहीं होता कि, ठीक है, इसका उच्चारण किससे हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 88 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 89 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही, मतलब एक सुमेलित नहीं है। इसमें भी सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 89 है और मतलब पत्रिका और उसके संपादक से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि ब्राह्मण शिव नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है नवजीवन महात्मा गांधी। तो हिंदी प्रदीप की मतलब जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट थे, सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे भी सही, नवजीवन के संपादक थे महात्मा गांधी। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक शिव नारायण मिश्र नहीं थे। कौन थे, यहाँ शिव की जगह होगा प्रताप, क्या होगा, प्रताप नारायण मिश्र। मतलब ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे, न कि
शिव नारायण मिश्र, इसलिए 89 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90, इसमें पूछा गया कि सरस्वती पत्रिका का जो मतलब प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1916, ऑप्शन सेकंड 1905, ऑप्शन थर्ड 1903, ऑप्शन फोर्थ 1900। तो 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए 90 का चौथा ऑप्शन सही होगा। अब प्रश्न संख्या 91 देखते हैं, इसमें पूछा गया कि सुमेल कीजिए। ठीक है, तो सुमेल करने का जो बेहद आसान ट्रिक है वो होता है कि आप जो सही आ रहा है बस उसको मैच करा दीजिए बस, और ऑप्शन देख लीजिए कहाँ मैच कर रहा है, बहुत जल्दी होगा और एकदम सही भी होता है। जैसे मुझे बस एक ही याद है कि दूसरा मतलब विष्णु प्रभाकर का जो रचना है वो आवारा मसीहा है, मतलब दूसरा का क होना चाहिए बस। तो दूसरा क कहाँ है देख लीजिए किस ऑप्शन में, दूसरा का क बस एक ही ऑप्शन में, इसलिए जो 91 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। मतलब ऐसे क्वेश्चन को करने का बस सही तरीका होता है कि आप जो आपको आ रहा है बस वही मैच कर लीजिए। अब देखिए अमृत राय का क्या हो जाएगा, कलम का सिपाही, मतलब एक का हो जाएगा घ, और विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा हो गया, थर्ड का हो जाएगा ग। ठीक है, कलम का मजदूर और शिवरानी देवी क्या हो जाएगा, प्रेमचंद घर में, ये हो जाएगा। इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें देखना ही नहीं होता है, बस जो सही है आप उसको मैच करा के ऑप्शन ढूंढ लीजिए बस, बाकी ऑप्शन छोड़ दीजिए। इसलिए जो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 92 भी सुमेल करना ही पूछा था, और आप वही ट्रिक अपना सकते हैं कि आप बस जो आपको आ रहा है उस वही देखिए कि, और उसके बाद ऑप्शन को मिला लीजिए। तो हम जानते हैं कि मतलब हमको एक ही पता है कि इंदुमती की जो रचना मतलब रचनाकार है वो है किशोरी लाल गोस्वामी, बस एक ही। तो पहला का ख देख लीजिए कहाँ है, पहला का ख सिर्फ एक ही ऑप्शन में। ठीक है, इसलिए 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी मिला लीजिए, दूसरा का घ हो जाएगा प्लेग की चुड़ैल भगवान दास, और तीसरा का क हो जाएगा 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, और दुलाई वाली ग ऑप्शन हो जाएगा बंग महिला। तो 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। अब 93 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया था कि जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते रहे हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। उपयुक्त कथन है, मतलब किसका कथन है। ऑप्शन हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सेकंड आचार्य रामचंद्र, ऑप्शन थर्ड आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, और ऑप्शन फोर्थ रामविलास शर्मा। तो जो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ रामविलास शर्मा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या मतलब 94 एवं 95 के उत्तर दें, मतलब पद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना था। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 94 एवं 95 की उत्तर दें। तो जो पद्यांश है वो क्या है, मतलब यही है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। अब हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के मूल में है, मतलब किसके मूल में है। ऑप्शंस हैं निराशा, वैराग्य भाव, थर्ड मतलब प्रकृति प्रेम, और चौथा ऑप्शन है सांसारिकता का आग्रह। तो जो आपने देखा कि मतलब वो ऊपर की पंक्तियों में क्या मतलब उल्लेख किससे संबंधित था, मिला जाके प्रकृति प्रेम से संबंधित था कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। यहाँ प्रकृति का वर्ड यूज़ किया गया, तो इसीलिए हम लगा सकते हैं कि 94 का थर्ड ऑप्शन सही है, प्रकृति प्रेम। अगला प्रश्न 95, इसमें पूछा गया है कि उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं, मतलब किसकी हैं ये पूछा गया था। ऑप्शंस हैं फर्स्ट निराला, सेकेंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, और चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो उपर्युक्त पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की हैं, इसलिए 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। इसमें पूछा गया है कि राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, वाक्य में और क्या है। ऑप्शन हैं आपके संबंध बोधक, ऑप्शन सेकंड समुच्चय बोधक, ऑप्शन थर्ड कारक पर सर्ग, और ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो और जो है वो क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और 96 का दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 97 है, जो कि इसमें पूछा गया है कि 97 में
निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। कौन सा नहीं है वाला ऑप्शन आपको छांटना था। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि चक्षु मतलब क्या होता है, आँख, नहीं, यही गलत लिखा है, मतलब यही युग्म सही नहीं है, बाकी सबका सही है। जैसे निद्रा का नींद, मतलब निद्रा तत्सम वर्ड है, नींद तद्भव। घृत तत्सम वर्ड है, घी तद्भव। ऐसे सब का सही है, मतलब गृह, घर, दधि, दही, मयूर, मोर, दंत, दांत, बाहु, बाह, स्तन, थन, हस्त, हाथ, दड़, डंडा, मतलब यहाँ दंड लिखा है, वधु, बहू। तो बाकी सब ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन जो सही नहीं है वो है 97 का पहला। आप सोच रहे होंगे कि तब चक्षु मतलब होता क्या है। जो चक्षु है वो अच्छी, मतलब आँख का जो वो होता है ना तत्सम, वो होता है, चक्षु नहीं होगा, वो होगा अच्छ। क्या होगा, वो होता है अच्छे होता है, न कि चक्षु। इसलिए जो इसमें नहीं पूछा गया था कि कौन सा युग्म नहीं है सही, तो इसलिए 97 का पहला हो जाएगा। चक्षु का आँख नहीं होगा, आँख का तत्सम अच्छी होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। इसमें पूछा है कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके यद्यपि, पहला, दूसरा ऑप्शन है नयन, तीसरा ऑप्शन है एकाएक और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी। तो इस प्रश्न का जो वृद्धि संधि का उदाहरण है, आप जानते हैं डबल मात्रा होती है, बस यही देख लीजिए कहाँ है डबल मात्रा, थर्ड ऑप्शन में है, एकाएक सही उत्तर हो जाएगा। इस सब में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98 हो गया। 99 देखते हैं प्रश्न। तो 99 प्रश्न इसमें ये पूछा गया है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन 1 मगधी, ऑप्शन 2 सौर सेनी, ऑप्शन 3 अर्धमागधी और मतलब अर्धमागधी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अवधि का विकास हुआ है वो हुआ है अर्धमागधी से, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 100। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। मतलब उदंत मार्तंड एक पत्रिका है, वो प्रकाशन कहाँ से हुआ था और उसका सन पूछा गया है, सिंपल। तो ऑप्शन पहला है उदंत मार्तंड बनारस 1857, दूसरा ऑप्शन है उदंत मार्तंड कलकत्ता 1826, तीसरा ऑप्शन है उदंत मार्तंड प्रयाग 1827 और चौथा ऑप्शन है उदंत मार्तंड दिल्ली 1826। तो जो उदंत मार्तंड पत्रिका थी उसका संपादन कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था और 1826 में, इसलिए 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 101। इसमें पूछा गया है कि विद्यापति की रचनाएं हैं, मीन्स कौन कौन सी रचनाएं विद्यापति की हैं, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं, पहला कीर्तिलता, कीर्ति पताका, संदेश राशक, दूसरा ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खलीक बारी, तीसरा ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विशलदेव रासो, चौथा ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा। तो विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और भू परिक्रमा, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 102। इसमें ये पूछा गया है कि 102 है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। ओके, तो ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 1700 से 1900 संवत, दूसरा ऑप्शन है 1375 से 1700 संवत, तीसरा ऑप्शन है 1700 से 1900 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1050 से 1375 संवत। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय माना है वो माना है 1700 से 1900 संवत, इसलिए 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1700 से 1900 संवत। अगला प्रश्न 103। इसमें ये पूछा गया कि भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है। मतलब ऑप्शन हैं लिखित रूप, दूसरा है मौखिक, तीसरा है वाचिक और चौथा है इनमें से सभी। तो जो भाषा का मानकीकरण का संबंध होता है ना वो भाषा के लिखित रूप से होता है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 103 का पहला ऑप्शन सही होगा, लिखित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104। 104 में क्या पूछा गया कि बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी मतलब थर्ड पश्चिमी हिंदी और ऑप्शन फोर्थ जो है बिहारी हिंदी। तो जो बुंदेली है वो पश्चिमी हिंदी की मतलब पश्चिमी हिंदी बोली की रचना है, ठीक है। तो
104 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 104 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 105वां प्रश्न है। 105 में क्या पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ऑप्शन है मागधी, ऑप्शन सेकंड है अर्धमागधी, और ऑप्शन थर्ड है सौरसेनी, ऑप्शन फोर्थ है महाराष्ट्री। तो पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो हुआ है सौरसेनी से, इसलिए 105 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सौरसेनी। 100 प्रश्न संख्या 106, इसमें पूछा गया कि निषिद्ध का विलोम क्या है? ऑप्शन है पहला विहित, सेकेंड ऑप्शन है निबद्ध, थर्ड ऑप्शन है संबंध, और फोर्थ ऑप्शन है स्वलज्ज। तो निषिद्ध का ऑप्शन जो विलोम शब्द होगा वो होता है विहित, विहित होगा, या फिर एक होता है आदिष्ट भी। ठीक है, क्या होता है? आदिष्ट भी इसका विलोम शब्द होगा। तो निषिद्ध का विलोम विहित हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 106 का पहला। अब प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। 107 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कि ईश्वर दास किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ज्ञानश्रेयी शाखा, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा, तीसरा ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, और चौथा ऑप्शन है प्रेमाश्रयी शाखा। तो ईश्वर दास जो मतलब कवि हैं वो हैं राम भक्ति शाखा के भी और प्रेमाश्रयी शाखा के भी कवि हैं, इसलिए 107 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोनों ऑप्शन, मतलब थर्ड भी और फोर्थ भी। पीएनपी ने दोनों ऑप्शन को सही माना है, राम भक्ति शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, इसलिए 107 का दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड भी और फोर्थ भी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 108, इसमें कहा है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या है? ऑप्शन पहला अपकर्ष, दूसरा ऑप्शन है उन्नत, तीसरा ऑप्शन है उत्कृष्ट, और चौथा ऑप्शन है उत्कीर्ण। तो जो इसमें विशेषण पूछा था ना कि विलोम शब्द, तो वो सीधा सीधा उत्कर्ष का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा उत्कृष्ट, इसलिए 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड उत्कृष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, इसमें कहा है कि नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र में संधि है। ऑप्शन है पहला वृद्धि संधि, ऑप्शन 2 यड़ संधि, ऑप्शन 3 गुण संधि, और ऑप्शन चौथा है दीर्घ संधि। तो नरेंद्र में सिंपल से अच्छा मतलब इससे सरल सवाल कहाँ मिल सकता है? तो क्वेश्चन 109 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा गुण संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 110, इसमें पूछा गया था कि जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। पहला है ऑप्शन सिद्धि, दूसरा ऑप्शन है साध्य, तीसरा ऑप्शन है प्रसिद्धि, और चौथा ऑप्शन है निधि। तो जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको बोलते हैं साध्य। क्या बोलते हैं? साध्य बोलेंगे, इसलिए 110 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड साध्य। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। उक्त पंक्तियाँ किस संपादक ने किस पत्र में लिखी थी, ये पूछा है। तो किसने लिखी थी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि है किसकी पंक्तियाँ। तो ये है प्रताप नारायण मिश्र की, जो कि पहले ऑप्शन है। ऑप्शन पूरा है प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन था कि देवकी नंदन खत्री और प्रयाग समाचार, तीसरा ऑप्शन है कार्तिक प्रसाद खत्री प्रेम विलासिनी, चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और हिंदी प्रदीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण में लिखे हैं। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, इसलिए इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 112, इसमें पूछा गया कि जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन पहला है अनावर्त, दूसरा ऑप्शन है अनावृत, तीसरा ऑप्शन है अनागत, और चौथा ऑप्शन है अनवगत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब जो दोहराया न गया हो उसको बोलते हैं अनावृत, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 112। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 113। 113 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कि कवितावली, प्रश्न संख्या 113, कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है? ऑप्शन पहला है खंड काव्य के रूप में, ऑप्शन सेकंड है प्रबंध काव्य के रूप में, और ऑप्शन थर्ड है नाट्य रूप में, ऑप्शन चौथा है मुक्तकों के रूप में। तो 113 का सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब सॉरी ऑप्शन फोर्थ मुक्तकों के रूप में। कवितावली में तुलसीदास ने मुक्तकों के रूप में कथा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114, इसमें पूछा गया है कि 114 है भेजे
मन भावन के उधव कि आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है कुंभन दास, दूसरा ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है नंददास। तो ये जो पंक्तियां हैं उसके रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसलिए 114 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 115। 115 में पूछा गया है कि कवि कुल कल्प तरु किस कवि की रचना है? ऑप्शन पहला है केशवदास, दूसरा ऑप्शन है चिंतामणि, तीसरा ऑप्शन है वेणी, चौथा ऑप्शन है भूषण। तो कवि कुल कल्प तरु जो रचना है वो किसकी है? चिंतामणि की रचना है। तो इसलिए 115 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न 116 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? ऑप्शन हैं उपन्यास है, दूसरा कहानी, तीसरा ऑप्शन है नाटक, चौथा ऑप्शन है कविता। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? एक उपन्यास है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला। 116 का पहला सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है, तो आपको बताना था। पहला है रंगभूमि 1925, दूसरा ऑप्शन है प्रेमाश्रय 1922, तीसरा ऑप्शन है कर्मभूमि 1920, चौथा ऑप्शन है निर्मला 1927। तो जो इसका प्रश्न सही मतलब गलत छाटना था तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कर्मभूमि, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का। अगला प्रश्न देखते हैं 118 में क्या पूछा गया कि राम कुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन हैं उपन्यास, ऑप्शन दूसरा है एकांकी, तीसरा ऑप्शन है कविता और चौथा ऑप्शन है निबंध। तो बादल की मृत्यु क्या है? एक एकांकी है, इसलिए 118 का सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 119। ठेले पर हिमालय के लेखक है? पहला ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, दूसरा है नगेंद्र, तीसरा ऑप्शन है अमृतलाल नागर और चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती। तो ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? आप सभी जानते होंगे कि धर्मवीर भारती की रचना है, इसलिए 119 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न संख्या 120 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ये छाटना था, पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन है जीव, दूसरा ऑप्शन है अकाल, तीसरा ऑप्शन है आयोजन, चौथा ऑप्शन है खटमल। तो जो पुल्लिंग नहीं है वो है जीव नहीं है, यह एक स्त्रीलिंग है। ठीक है। अगला प्रश्न 121, प्रश्न संख्या 131। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन पहला है मद्रास, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंपल कलकत्ता में हुई थी, इसलिए 121 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न 122, प्रश्न संख्या 122। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पहला बिहार में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा गुजरात में, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन नंबर सेकंड महाराष्ट्र। अगला प्रश्न संख्या 123 1 2 3। इसमें पूछा गया है मैथिल कोकिल कहा जाता है, मीन्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है रेणु, दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन है विद्यापति और चौथा ऑप्शन है जयदेव। तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, इसलिए 123 का सही जवाब होगा मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड विद्यापति। अगला प्रश्न जो कि पूछा गया था 124 प्रश्न संख्या वो है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, किसका कथन है? ऑप्शन पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन तीसरा आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, चौथा ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 124 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 125। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं, मतलब भवानी प्रसाद मिश्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन में दिया है गीत फरोश, अंधा युग, सतपुड़ा के जंगल, और दूसरा ऑप्शन है गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, तीसरा ऑप्शन है गीत फरोश, ठंडा लोहा, सतपुड़ा के जंगल, चौथा ऑप्शन है ब्रह्म राक्षस, ठंडा लोहा और अंधा युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड गीत फरोश, कमल के फूल और सतपुड़ा के जंगल। ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं, तो इसलिए 125 का दूसरा सही हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है
आगे लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न 126 और 127 के उत्तर दें। आपको गद्यांश पढ़ना है तो आप गद्यांश पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये और इसमें प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या है, प्रश्न देखते हैं सीधा। इससे पूछा गया कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर यह बताएं कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है। तो आप पैसेज पढ़ के बताएंगे। ऑप्शन है घरेलू जीवन में, दूसरा ऑप्शन है कार्यालय में, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण कार्य में, चौथा ऑप्शन है सभी क्षेत्रों में। तो आपको जब गद्यांश मतलब पढ़ेंगे गद्यांश तो आपको वहाँ मिलेगा कि जो हिंदी का प्रयोग सभी क्षेत्रों में मतलब होता है। अगला प्रश्न संख्या 127, ये भी गद्यांश के आधार पर ही देना था इसका उत्तर। और प्रश्न संख्या 127, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है। ऑप्शन हैं पहला केवल अंग्रेजी जानना, दूसरा है हिंदी न जानना, तीसरा ऑप्शन है हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 127 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि हिंदी को जानकर मतलब हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना, यही हीन भावना है। ओके, अगला प्रश्न है 128। प्रश्न संख्या 128 है। 128 निम्नलिखित में से सही प्रयोग है। क उस पर 100 रुपये जुर्माने हुए, ख 10 मन तेल खर्च हो गया, ग धान कट गया, घ धान कट गए। मतलब ये आपको बताना था कौन सा सेंटेंस सही है ना। तो इसमें जो है वो ऑप्शन मतलब ऑप्शन है ख और ग, क ख ऑप्शन थर्ड है क और घ, ऑप्शन जो चौथा है ग और घ। तो धान कट गया ये तो क्या है मीन्स सही करना था, धान कट गए नहीं होता, धान कट गया ये सही है। और दूसरा है कि 10 मन तेल खर्च हो गया, ऑप्शन ख सही है, मीन्स ख और ग सही है, बाकी धान कट गया और उस पर 100 रुपये जुर्माने हुए, ये दोनों गलत है। अगला प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि काठ का उल्लू का अर्थ है। ऑप्शन है पहला बिल्कुल मूर्ख होना, दूसरा ऑप्शन है प्राणहीन होना, तीसरा ऑप्शन है बहुत लज्जित होना, चौथा ऑप्शन है कायर होना। तो काठ का उल्लू मतलब होता है बिल्कुल मूर्ख होना। तो 129 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रश्न संख्या अगला मीन्स 130 है कि वह पाव भर आटा लाया, मीन्स पाव भर क्या है। ऑप्शन पहला है संख्यावाचक, दूसरा ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन है परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। तो संख्या गुण की कोई बात ही नहीं, सार्वनामिक नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परिमाण, मतलब ये परिमाण बता रहा है मात्रा कि इतना लाया। ओके, तो 130 का 3rd ऑप्शन सही होगा परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न संख्या 131 इसमें पूछा गया है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो 11 वर्ष का समय जो रचना है वह रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो 131 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। इसमें आपको क्या करना था कि जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है, मतलब आपको अगर सबका जन्म पता होगा कि कब कब हुआ था तभी ये ऑप्शन सही कर सकते थे, मतलब ये प्रश्न को। अब पहला ऑप्शन है कि महादेवी निराला जयशंकर प्रसाद पंत, ये दूसरा ऑप्शन है पंत महादेवी जयशंकर प्रसाद निराला, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद निराला पंत महादेवी, और चौथा ऑप्शन है निराला जयशंकर प्रसाद पंत और महादेवी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जयशंकर प्रसाद निराला पंत और महादेवी। आप लोग जन्म देख लीजिएगा किनका कब कब हुआ था, लेकिन सही है 132 का जो जवाब है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन मतलब 133 प्रश्न है। 133वां प्रश्न कह रहा है कि जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद। तो जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के कवि हैं। तो 133 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 134 छायावाद का आरंभ माना जाता है। पहला 1918, दूसरा 1900 से, तीसरा ऑप्शन है 1930, चौथा ऑप्शन है 1947 से। तो छायावाद का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है 1918 से, इसलिए 134 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचनाकार। तो भक्तमाल मतलब 135वां है, भक्तमाल के रचनाकार। ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है रसूरदास, तीसरा है रैदास, चौथा ऑप्शन है नाभादास।
तो 135 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभा दास। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उन्हें भी पता चले कि हाँ एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे अपने। प्रश्न संख्या 136। अब 136 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि श्रद्धा और प्रेम की योग का नाम भक्ति है, यह कथन है। ऑप्शन पहला मतलब परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। और चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 136 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मतलब इस पेपर में जितने भी ऑप्शन हैं लगभग सबके जो मतलब उत्तर हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही सही हो रहे हैं, पता नहीं क्या। अगला प्रश्न संख्या 137। इसमें पूछा है कि रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषता नहीं है, मतलब यहाँ नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है यह भाव प्रधान काव्य है। दूसरा ऑप्शन यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। तीसरा ऑप्शन है यह रूढ़ियों में से मुक्त काव्य है। चौथा ऑप्शन है यह रीति कर्म प्रधान काव्य है। तो ये मतलब विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, यह रीति कर्म प्रधान कार्य मतलब प्रधान काव्य है, ये गलत है। इसलिए 137 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138। उसमें पूछा गया है कि हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आचार्य भिखारी दास। दूसरा ऑप्शन आचार्य केशव दास। तीसरा ऑप्शन है आचार्य चिंतामणि। और चौथा ऑप्शन है बिहारी दास। तो जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आचार्य केशव दास। हिंदी काव्य का कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है आचार्य केशव दास को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139। 139 में पूछा गया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, मीन्स कौन रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है मलुकदास। दूसरा ऑप्शन है कबीर। तीसरा ऑप्शन है रैदास। और चौथा ऑप्शन है नानक। तो इस प्रश्न की मतलब जो कहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बाकी जाकी अंग बास समानी, मतलब ये रैदास। यूपी टेट में भी पूछा गया था 2019 को। ठीक है, 2019 यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 140। इसमें 140 में क्या पूछा कि रामचरितमानस की भाषा, मतलब बहुत सरल। ऑप्शन है पहला बुंदेली। दूसरा ऑप्शन है ब्रज। तीसरा अवधि। और चौथा खड़ी बोली। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधि है, इसलिए 140 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। ऑप्शन से पहला वल्लभाचार्य। दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य। तीसरा कुंभन दास। चौथा है रामानुजाचार्य। तो विशिष्टाद्वैत के जो सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो है ऑप्शन नंबर 4 रामानुजाचार्य। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142। 142 में पूछा गया है कि विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है। ऑप्शन है बेगम। दूसरा ऑप्शन है औरत। तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है दफ्तर। और चौथा ऑप्शन है अखबार। इसमें बताना था कि अरबी भाषा का शब्द नहीं है, तो जो इसमें अरबी भाषा का शब्द नहीं है वो है बेगम। ठीक है, तो ये किस भाषा का शब्द है, ये तुर्की भाषा का शब्द है और बाकी सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। तो इसलिए 142 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न 143। इसमें पूछा गया है कि विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है। इसमें पूछा था फारसी का नहीं है। ऑप्शन से गुलाब। दूसरा ऑप्शन है खुदा। तीसरा ऑप्शन है सलाम। और चौथा ऑप्शन है सिफारिश। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सलाम। तो ये अरबी भाषा का शब्द है, न कि फारसी भाषा का शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न 144। प्रश्न संख्या 144। इसमें पूछा गया है कि लोकायतन की रचनाकार हैं। मीन्स 144 में लोकायतन के रचनाकार हैं। ऑप्शन है पहला रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। चौथा और मतलब अगला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत। तो लोकायतन के जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। तो 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न है 145। इसमें पूछा गया है कि श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका हैं, मतलब ये जो रचना है उसकी लेखिका कौन है। तो ऑप्शन पहला है कृष्णा शोभती। दूसरा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा। तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। चौथा ऑप्शन है मीराबाई। तो इसकी जो मतलब 145 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियाँ की लेखिका है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न
प्रश्न संख्या 146, इसमें पूछा गया कि चंद्रवदन शब्द में समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा बहुब्रीहि, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष, चौथा ऑप्शन है कर्मधारय। तो चंद्र के समान मतलब चंद्र के समान वदन वाला जो है, के समान वर्ड आ गया ना, चंद्र के समान वदन मीन्स कर्मधारय, इसका पहचान ही होती है। ओके, तो 146 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न 147 में पूछा कि राजपुत्र शब्द में समास है। मतलब राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो सिंपल ऑप्शंस हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि और कर्मधारय। तो राजा का पुत्र मीन्स तत्पुरुष समास। 147 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न 148, प्रश्न संख्या 148, इसमें आपको बताना था कि पढ़ के मतलब हिंदी सिर्फ कहा है कि उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही है। इससे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। ऑप्शन है मतलब कौन सा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन पहला है हिंदी प्रांतीय भाषा, हिंदी जीवंत भाषा, हिंदी विश्व भाषा और हिंदी मिश्रित भाषा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, हिंदी जीवंत भाषा। 148 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149 और 150 दोनों आपके सामने हैं। तो 149 जो है वो उसमें पूछा गया समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है। ऑप्शन पहला है निर्मला, दूसरा ऑप्शन है कर्मभूमि, तीसरा ऑप्शन है गबन और चौथा ऑप्शन है प्रतिज्ञा। तो कर्मभूमि में प्रेमचंद्र जी ने समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया है, इसलिए 149 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दूसरा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 150 और इस मतलब हिंदी पार्ट का सबसे अंतिम क्वेश्चन था, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूरा पूछा गया था तो ये 100वां था। सिद्ध कवि सरापा और किस नाम से जाने जाते थे, मतलब इनका एक और नाम बताना था। ऑप्शन पहला है सरोज ब्रज, दूसरा ऑप्शन है लुईपा, तीसरा है सूर्यभद्र और चौथा ऑप्शन है जिन धर्म सूर्य। ओके, तो सिद्ध कवि सरापा और किस नाम से जाने जाते थे, तो वो जाने जाते थे सरोज ब्रज के नाम से भी। तो 150 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब अच्छा लगा होगा यह वीडियो। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जीएस मतलब जीके का जो पेपर देखना हो तो हम लिंक को क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से जीएस पेपर को भी देख सकते हैं। उसमें 50 क्वेश्चन पूछा गया था तो उस पेपर को भी देख सकते हैं। और आगे हम संस्कृत और इंग्लिश, एसएसटी और मैथ साइंस के भी जो प्रश्न इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन भी हम करवाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।